गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वाटर। ठीक है, कल हमने एयर कंप्लीट किया था। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैंने पहले भी कहा है। और दूसरी बात ये कि लर्न करना शुरू कर देना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और आज आपको PDF मिल जाएगी चैप्टर 4 की। फाइन, तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं वाटर। अब भाई वाटर जो है ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। ऑल ऑफ यू वेरी वेल दैट जल ही जीवन है। ठीक है, तो अभी आपको ये भी मालूम है कि पूरी अर्थ पे नियर अबाउट 71% वाटर है। ठीक है, हम पहले भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर 71% है और बहुत अलग अलग तरीके का वाटर पाया जाता है। ठीक है, एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक होता है अपना सैलाइन वाटर। ठीक है, तो पूरी अर्थ पे अगर हम पूरी अर्थ पे वाटर का और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमें पता है कि 71% तो वाटर है। अब इस वाटर में सभी कुछ मिक्स होता है, चाहे वो सरफेस वाटर ले लीजिए, चाहे आप उसको ग्राउंड वाटर ले लीजिए, चाहे आप फ्रेश वाटर ले लीजिए या सैलाइन वाटर ले लीजिए, पूरा का पूरा 71% वाटर है और बाकी जो 29% है वो लैंड है। अभी हमको लैंड से मतलब नहीं है, अभी हमको सिर्फ वाटर से मतलब है। तो इस 71% का किस तरीके का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सैलाइन वाटर भी होता है, इसमें हमारा फ्रेश वाटर भी होता है। तो आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जितना पूरा पानी है ना, हमने क्या बोला था कि 71% पूरा पानी है। अब उसमें भी सैलाइन वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है, तो उसमें इतना सारा तो है जो वो सैलाइन वाटर ही भरा पड़ा है। हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ इतना सा है। ठीक है, इस फ्रेश वाटर को हमें अलग अलग तरह से यूज़ करना होता है, क्योंकि ये जो सैलाइन वाटर है वो तो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि उसमें तो इतना सारा नमक होता है। डेफिनेटली नमक हम निकालते हैं इससे, तो नमक हमारे को यूज़फुल है, ऐसा नहीं कि ये पानी बेकार है, पर ये हमारे पीने के काम नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, इतना सा पानी बचता है जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि हम अपने खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना वो फ्रेश वाटर है, अब इसका क्या, ये फ्रेश वाटर क्या सारा का सारा इतना पूरा पानी हमारे मतलब का है या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है? तो चलो ये वाला पार्ट हटा देती हूँ। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस पे कि भाई जो फ्रेश वाटर है उसका क्या सीन है। जो फ्रेश वाटर होता है वो अलग अलग तरह से बटा हुआ होता है, उसमें से 30% तो हमारा ग्राउंड वाटर हो जाता है, और ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत यूज़फुल होता है। हम हैंड पंप से या फिर बोरिंग करा के जितना भी पानी नीचे से निकालते हैं, ऑल दैट इज़ ग्राउंड वाटर। ठीक है, वो लगभग इतना सारा जो हमारा फ्रेश वाटर था, छोटा सा ये इतना सा जो फ्रेश वाटर था, उसका सबसे ज़्यादा एक बड़ा सा पार्ट होता है, 30% उसमें से हम लेंगे तो वो ग्राउंड वाटर होगा। इसके अलावा जो हमने फ्रेश वाटर देखा था ना, वो मैक्सिमम किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, आइस और ग्लेशियर। यानी कि फ्रेश वाटर में से भी हम आइस और ग्लेशियर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के, तो वो हमारे कोई ख़ास काम का नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम उस आइस को पिघला के फिर यूज़ करें, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट सो इजी। ठीक है, वो नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। तो इतना सा फ्रेश वाटर जो हमारे पास आता है उसमें से भी आधे से ज़्यादा तो क्या है, वो 81%, उसमें से भी इतना सारा तो आइस बना पड़ा है। उसके बाद फिर कुछ ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, उसके बाद कुछ होता है वो और भी अलग अलग रूपों में पाया जाता है, स्वैम्प वैम्प में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सरफेस पे पानी बचता है, सरफेस वाटर जो होता है हमारे पास, वो कितना सा बचता है, बहुत इतना सा, देखो 0.3% इतना सा पानी है जो हमारा सरफेस वाटर है, जो हमारे पास सिंपली हमारे पास वो रहता है, मतलब जो कि रिवर्स में हमें दिखाई देता है, स्ट्रीम्स में हमें दिखाई देता है ना। तो ये जो सरफेस वाटर जो हमें दिखाई देता है ऊपर से, वो हमारे पास सिर्फ इतना सा है। बाकी और अलग अलग प्रकार हैं जो कि 0.9% बनाते हैं। ग्राउंड वाटर जो अंदर चला गया है वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, जो हमारे कोई ख़ास काम का नहीं आ पाता है। अब हमारे पास जो पानी बचता है यूज़ करने के लिए, वो कितना बचता है, या तो हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर लें, या फिर हम अपने इतने से जो ये जो पार्ट है ये अदर वाले को भी हटा ही देना पड़ेगा, ये भी कोई ख़ास काम का नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास इतना सा जो पानी, या तो हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर लें, या फिर हमारे पास जो सरफेस वाटर है हम उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम इसके भी हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सरफेस वाटर है हमारे पास इतना सा, सोचिए आप, ठीक है ना,
जो हमारे को सरफेस पे दिखाई देता है, जो हम सबसे इजीली यूज़ करते हैं पीने में, खाने में, जो हम यूज़ करते हैं नहाने धोने में, रिवर्स का जो पानी है, स्ट्रीम्स का जो पानी, लेक्स का जो पानी है, वो हमारे पास जो है वो किस तरीके से, उसमें से भी रिवर्स में तो इतना सा आता है, सबसे ज़्यादा ये लेक्स में भरा पड़ा है, और बाकी जो स्वैम्प्स में है, जो दलदली एरिया होते हैं, मैंने आपको स्वैम्प का मतलब बताया था ना, कीचड़ वाले जो एरिया, ऐसी कीचड़ जिसमें अगर कोई इंसान चला जाए तो वो अंदर ही चला जाएगा, वापस ना मिलना। ठीक है, तो ये वाला तो अपन भूल ही जाओ लगभग कि इसका कुछ खास यूज़ कर पाते होंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हटा के अब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम तो लेक्स में है, और रिवर्स का जो पानी हमारे पास आता है वो कितना सा होता है, सिर्फ 2%, इतना सा पानी। मतलब इतने सारे पानी में फ्रेश वाटर नहीं था, फ्रेश वाटर की जगह सारा का सारा सैलाइन वाटर था। फिर हमने फ्रेश वाटर जो जरा सा देखा था, इतना सा जो फ्रेश वाटर देखा था, इसमें भी ज़्यादातर तो आइस का भरा पड़ा हुआ है, ग्लेशियर्स भरे पड़े हैं। उसके बाद आपको याद आ गया ना, इतना सा पानी था हमारे पास फ्रेश वाटर, बाकी यहाँ पर तो सब सैलाइन वाटर है। इतने से पानी में भी मोस्टली ग्लेशियर्स हैं, आइस है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या था, इसमें ग्राउंड वाटर था। ठीक है, ग्राउंड वाटर और कुछ अदर टाइप्स के वाटर थे। इसके बाद हमने अगर सरफेस वाटर की हम बात करते हैं, जो हमारे को एज सच हम यूज़ कर सकते हैं फटाफट, जिसमें हमें यूज़ करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर निकालना भी आसान नहीं है। बोरिंग कराने में भी कितना सारा मेहनत लगती है, प्यासा लगता है। इसी तरह से हैंडपम्प से जो पानी आता है वो भी कोई आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं में मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरी बात है कि हम ग्राउंड वाटर भी एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राउंड वाटर को हमने हद से ज़्यादा यूज़ किया तो अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे पास जो सबसे इजी है पानी, जो हमारे को इजीली अवेलेबल है, वो है सरफेस वाटर। और सरफेस वाटर आप देख लो इतना सा। अब इस सरफेस वाटर में भी तकलीफ क्या है कि सबसे ज़्यादा तो लेक्स भरी पड़ी हैं, स्वैम्प्स हैं। तो स्वैम्पी एरियाज़ का पानी तो मुझे नहीं लगता कोई खास यूज़फुल होने वाला है। लेक्स हर जगह नहीं मिलती हैं। और दूसरी बात, जो रिवर्स हैं जिनमें कि फ्लोइंग वाटर होता है, जो कि सबसे ताज़ा पानी है, वो सोचिए इतने का भी इतना सा पार्ट है। तो सोचो आपके पास कितना जरा सा पार्ट है जिससे कि हम सरफेस वाटर कहते हैं, और हम उसे इजीली अवेलेबल वाटर कह सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी प्रकार के जो पानी हैं वो बहुत मुश्किल से हमारे को काम में आ सकते हैं। इसके बाद आपने एक वाटर साइकिल पढ़ी होगी। वाटर साइकिल तो आप बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हो, आपको अच्छे से पता है, मैंने भी आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो इसमें हम वही देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, जब हमारे को सनलाइट आती है इन वाटर बॉडीज़ के ऊपर तो पानी एवोपरेट होता है, और उसके साथ जैसे जैसे एवोपरेशन होता जाता है वाटर वेपर्स फॉर्म होती हैं, और वो सब ऊपर जाकर इकट्ठी होती रहती हैं एटमॉस्फेयर में, और वहाँ जाकर वो कंडेंस होती हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती हैं, जो कि क्लाउड के फॉर्म में रहते हैं। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इनका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये अपना वज़न नहीं सहन कर सकती, तो ये रेनफॉल की तरह वापस हमारी धरती पे आके गिर जाती हैं। रेनफॉल हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, और प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है, तो वो सब हम कहते हैं। यानी कि एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, देयर कंडेंसेशन, एंड आफ्टर कंडेंसेशन द कमिंग बैक ऑफ द वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल बनाती है। और यही रीज़न है कि धरती पे कभी पानी की जो क्वांटिटी है, ना तो वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है, वो एक बैलेंस में बनी रहती है। फिर ये बात कैसे आ गई मैडम, अगर पानी की कोई कमी नहीं है और पानी का हमेशा एक ही जैसा बैलेंस बना रहता है वाटर साइकिल के थ्रू, तो हमारे पास पानी की कमी कैसे होती है? वो इसलिए ही होती है क्योंकि इतना सा तो पानी हमारा फ्रेश वाटर है, और उतने में भी इतना जरा सा सरफेस वाटर है, उसको भी हमने गंदा कर रखा है, तो पानी की कमी तो होनी है। अब वो सैलाइन वाटर कितना भी भरा पड़ा है दुनिया में, उसका कोई खास मतलब नहीं, उसे तो आप नमक बनाते रहो, कितना नमक खाओगे? ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो वो भी जमा पड़ा है आधे से ज़्यादा। ठीक है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में कर लो, उसका क्या करोगे? उनको पिघलाते रहो बैठे बैठे, वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर कितना निकालोगे, कैसे निकालोगे? इतना आसान है क्या? और जब वो ग्राउंड वाटर बन जाता है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी आती हैं। आप देखते हो, कहते हो ना घर में हार्ड वाटर आ रहा है और एक मीठा पानी आ रहा है। मीठा पानी जो होता है वो सरफेस वाटर होता है, ठीक है, जो हमें लेक्स या रिवर्स से मिलता है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, नीचे जाके कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, तो वो हार्ड वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर भी हम एक लिमिटेड लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। वो हमें ऐसे यूज़ करने लायक नहीं होता है क्योंकि वो स्किन को ड्राई करता है, बालों को ख़राब करता है, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है ना। हमारे पास जो रियल में अच्छा पानी जो हमारे यूज़ का
का है, हमारे मतलब का होता है, वो सिर्फ रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है। तो लेक्स में भी ठहरा हुआ पानी रहता है, लेकिन जो फ्लोइंग वाटर होता है, जो एक्चुअल फ्रेश वाटर जिसे हम कह सकते हैं, वो सिर्फ रिवर्स में मिलता है। उन रिवर्स को हमने गंदा कर दिया है बुरी तरह से, केमिकल्स डाल डाल के, कचरा डाल डाल के। तो पानी की कमी इसीलिए है साहब हमारे को। वैसे तो पानी भरा पड़ा है दुनिया में, ठीक है, लेकिन वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है, और जो पानी हमारे काम का है उसको हमने बर्बाद कर रखा है। ओके, ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया, तो आप इसको रीड करोगे एक बार वापस से तो अच्छे से समझ आएगा। अब हम ओशियंस की बात अगर करते हैं तो ओशियंस क्या होते हैं? बहुत लार्ज वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़, दे आर नोन एज ओशियंस। 5 मेन ओशियंस हैं पूरी दुनिया में, सब बच्चों को मेरे ख्याल से पता ही होगा। कौन कौन सी हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक, जिसको कि हम सदर्न ओशियन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से हैं? पैसिफिक, पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन और हमारा होता है सदर्न ओशियन, जिसको कि हम अंटार्कटिका भी कहते हैं, अंटार्कटिक ओशियन कहते हैं। पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है। ये अनलाइक रिवर्स और स्ट्रीम, ओशियंस हैव सलाइन वाटर। अब इन ओशियंस के अंदर सारा सलाइन वाटर भरा पड़ा है, विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। The rivers, lakes, streams are the sources of fresh water. Let's look at some characteristics of oceans. ठीक है, और आपको पता है पैसिफिक ओशियन के अंदर एक मारियाना ट्रेंच है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी जगह मानी जाती है। ऑब्वियसली ओशियंस में मिलेंगी डीपेस्ट प्लेस, तो इन सारे ओशियंस में जो 5 प्रकार के ओशियंस आपको बताए हैं, उनमें भी जो पैसिफिक ओशियन है उसमें मारियाना ट्रेंच एक जगह है, उसको अभी तक सबसे ज़्यादा डीपेस्ट प्लेस फाइंड आउट किया गया है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम कुछ ओशियंस के बारे में कुछ उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग है वो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। पहली बात तो है कि जो ओशियन वाटर होता है वो सैलाइन होता है, ये आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना। ओशियन एंड ओशियन वाटर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने 5 टाइप के ओशियंस पढ़ लिए। अब ओशियन में जो पानी होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि उसका पानी सैलाइन होता है, जो हमारे को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इसका जो टेम्परेचर होता है पानी का, वो हर जगह एक सा नहीं होता है। अगर आप सरफेस पे जाओगे, मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम लाइट और टेम्परेचर की बात करते हैं, तो अगर आप अंदर तक जाओगे तो वहाँ पूरी जगह पर सनलाइट नहीं पहुँचती है, अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। अगर आप समुद्र के बहुत गहरे चले जाओ और ओशियंस में भी आप बहुत गहरे चले जाओ तो वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं पहुँचती है, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है। और दूसरी बात, हम टेम्परेचर की बात करें तो जो ओशियंस इक्वेटर के आसपास हैं, है ना, तो वहाँ पर क्योंकि सनरेज सीधी पड़ती हैं तो वहाँ का पानी हमें टेम्परेचर हाई मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो समुद्रों का पानी, ओशियंस का जो पानी है वो ठंडा मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लैंटिंग, तिरछी रेखा पड़ती है, तिरछी सनरेज होती हैं, उनमें इतनी गर्मी नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है भाई, कि अगर ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर के पास क्योंकि सीधी सनरेज होती हैं, तो यहाँ पे जो भी ओशियंस मिलेंगे उसका पानी अपने को थोड़ा ज़्यादा गर्म मिलेगा, उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, या तो इधर या तो ये जो सन रेज है वो सीधी ना होके, ठीक है ना, सीधी ना होके कैसी हो जाएंगी? स्लैंटिंग, मतलब टेढ़ी हो जाएंगी, और इनका देखो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ओशियंस पाए जाएंगे उन पर टेम्परेचर कम होगा थोड़ा, और बिल्कुल जो साउथ पोल्स पे हैं यहाँ पर तो भाई पूरी बर्फ़ जमी रहती है, तो क्या लैंड और क्या ओशियन सब एक जैसे नज़र आते हैं, ठीक है। तो चलिए, और एक और बात, पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा ओशियंस के पानी का। और दूसरी बात, डेप्थ के साथ भी, क्योंकि सनरेज नीचे तक पहुंचती ही नहीं है, तो ओशियंस में ऊपर का पानी तो गर्म मिलेगा आपको, उसका टेम्परेचर बहुत थोड़ा हाई होगा, लेकिन जैसे आप अंदर जाओगे, डीप जाओगे, तो पानी ठंडा होता जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको टेम्परेचर के लिए आपको पता होनी ज़रूरी हैं, ठीक। टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, इसकी सैलिनिटी देखते हैं कि सैलिनिटी में क्या फीचर्स पाए जाते हैं।
तो फर्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर एंड सेकेंड इज सैलिनिटी। ये कोई बच्चा कॉपी में लिखने मत बैठ जाना, दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर में हम अगर देखते हैं तो आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि एक ही ओशियन में, मान लीजिए कोई इतना बड़ा एक ओशियन है ना, तो उसमें यहाँ के साइड सैलिनिटी कम हो सकती है, यहाँ की साइड ज़्यादा हो सकती है, यहाँ कम हो सकती है, यहाँ ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब ये कि एक ही ओशियन में अलग अलग पार्ट में वाटर की सैलिनिटी ज़्यादा कम हो सकती है, डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सैलिनिटी क्या होता है, जो नमक का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्ट बनता है आपको पता है, सैलिनिटी मतलब होता है खारापन, ठीक है। तो ये जो खारापन होता है, इसका नमक जो होता है इनके ओशन के वाटर में, उसको हम कहते हैं सैलिनिटी। तो जो खारापन होता है पानी का, वो एक ही ओशियन में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होता है। कैसे भाई? क्योंकि कुछ कुछ जगह पर क्या होगा, मान लीजिए कि इस पार्ट में रेनफॉल कम हो रहा है किसी कारण से, ठीक है। ओशियंस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ी जगह पर फैले होते हैं। तो अगर मान लीजिए एक इस तरफ वाला जो ओशियन है, इसमें रेनफॉल कम है और यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, इस तरफ का क्लाइमेट डिफरेंट है। तो मान लीजिए जहाँ पर रेनफॉल कम होगा और ड्राई एयर होगी, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगी, एवोपरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा और पता चलेगा कि 90% वाटर एवोपरेट है, तो नीचे क्या बचेगा, नमक ज़्यादा बचेगा, तो जो पानी होगा उसमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, मान लीजिए इस वाले पार्ट में यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें बारिश भी अच्छी होती है, तो जब बारिश अच्छी होती है तो धूप भी निकलती है, लेकिन गर्म हवाएं नहीं चलेंगी, तो क्या होगा, जो पानी एवोपरेट होगा वो इतनी तेज़ी से नहीं होगा। सीधी सी बात है, अपन को इतना कॉमन सेंस तो पता है ना कि भाई बारिश के मौसम में हमें चिपचिप लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर जो होती है वो हवा में बहुत ज़्यादा होती है। बारिश के बाद आप देखते हो क्या होता है, कितनी तेज़ धूप निकलती है बारिश के मौसम के बाद और बहुत गर्मी होती है, लेकिन हमें पसीना जो आता है वो बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता, सिर्फ हमारे को चिपचिप फील होती रहती है। दूसरी बात, कपड़े सुखाओ तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि अभी बारिश होके चुकी है तो बहुत सारी ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर वेपर्स बहुत सारे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, एयर में वाटर वेपर है। अब दूसरी तरफ तेज़ धूप निकल रही है, तो जो वाटर बॉडीज़ है उनका पानी भी एवोपरेट हो रहा है, तो वो भी वाटर वेपर बन रहे हैं। तो टोटल मिला के बहुत वो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो क्या होता है, हमारे कपड़ों में से, धुले हुए कपड़ों में से जो पानी एवोपरेट होता है उसको बाहर निकलने के लिए, उसको जाने के लिए जगह ही नहीं मिलती, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वहीं उसके आसपास रहते हैं, तो वो सूख ही नहीं पाते, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा जो पसीना होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से जो पानी था वो हमारी स्किन पे तो आ गया, लेकिन वो एवोपरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो इसीलिए हमें पसीना बहुत ज़्यादा भी आता है और चिपचिप फील होती रहती है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनने वाली बात है, जहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं और जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं है, रेनफॉल ही नहीं होगा, बारिश नहीं होगी और सिर्फ तेज़ धूप पड़ती रहेगी गर्मियों में जैसे होता है, तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से एवोपरेशन होगा, है ना। और तेज़ी से एवोपरेशन होके वेपर्स सीधे उड़ती जाएंगी हवा में, ठीक है, कुछ यहाँ पे इकट्ठी नहीं होंगी। तो तेज़ी से एवोपरेशन होगा तो पता चलता है कि यहाँ से 100% वाटर में से 80% एवोपरेट हो गया, तो वो 20% वाटर में अगर इतना सारा पानी बचता है, 30% नमक बचता है, तो नमक का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा हो गया, है ना। तो नमक ज़्यादा हो गया। अब आपको पता है जनरली 30% पानी में 30% सॉल्ट पाया जाता है समुद्र के पानी में। अगर मान लीजिए 100% हम इसकी बात करते हैं वाटर की, तो 100% वाटर में से 70% वाटर होगा और 30% नमक होगा, इतनी सैलिनिटी होती है, ठीक। तो अब आप एक बात बताइए कि जहाँ तेज़ी से एवोपरेशन हो रहा है, मतलब पानी तो भाप बन के उड़ गया और बचा क्या हमारे पास, नमक ही नमक बचा। तो इस एरिया में जहाँ पर कि गर्म हवाएं चलती हैं, रेनफॉल नहीं होता है, यहाँ पर तो नमक ज़्यादा पाया जाएगा, पानी ज़्यादा उड़ चुका है एवोपरेट होके भाप बन के, तो हमारे पास जो सैलिनिटी होगी वो इस एरिया में ज़्यादा होगी। और इस एरिया में क्या होगा भाई, इस एरिया में रेनफॉल हो रहा है, गर्म हवाएं भी नहीं चल रही हैं, तो एवोपरेशन कम होगा ना पानी का, तो भाप बन के पानी उड़ा नहीं, तो यहाँ पर नमक का जो खारापन है वो कम होगा। तो इसलिए ये रीज़न होता है कि सैलिनिटी एक ही ओशियन में हर जगह एक सी नहीं होती है पानी की सैलिनिटी।
पानी की सैलिनिटी डिपेंड करती है कि कितना पानी एवोपरेट हुआ। पानी ज़्यादा एवोपरेट हो जाएगा, नीचे नमक ही नमक बचेगा, तो वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे पानी कम एवोपरेट हुआ तो यहाँ पर नमक का जो सैलिनिटी है वो कम है और पानी ज़्यादा है, तो इसकी जो सैलिनिटी होगी, खारापन होगा, वो कम होगा। दैट इज़ इट। ठीक है। एक होती है थर्ड जो होती है वो वेव्स होती हैं, ओशियनिक वेव्स, सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो एक होता है ओशियनिक सर्कुलेशन। ओशियनिक सर्कुलेशन क्या होता है? जो उसमें वेव्स आती हैं, है ना, जो हवाएं चलती हैं, whenever we visit a beach we can observe waves in the ocean. Unlike pond and lake, ocean water is never still. ये तो आपको पता है कि जो वाटर ऑफ ओशियन होता है, समुद्र का पानी होता है, वो स्टिल नहीं होता है, वो ठहरा हुआ नहीं होता है। ठीक है। 3 प्रकार के मूवमेंट्स उसमें होते हैं। एक तो वेव्स होती हैं, टाइड्स होते हैं और करंट्स होते हैं। अच्छा, वेव्स जो होती हैं, टाइड्स होते हैं और जो करंट होते हैं, ये अलग अलग आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। चलिए, अब वेव्स क्या होती हैं? अब धीरे धीरे जो लहरें आती रहती हैं उनको वेव्स। अब अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना तो उनमें एक रिदम होती है, बार बार वो नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। तो उनके बीच में जो लहर बनने का और लहर ख़त्म होने का जो टाइम होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि एक लहर कुछ तो भी कभी भी कुछ तो भी फटाक से लहर आ गई, फिर पानी नई लहर आई, फिर फटाक से लहर आई, ऐसा कुछ उटपटांग नहीं होता है। एक रिदम होती है उसके अंदर। ठीक है। तो इसको हम वेव्स कहते हैं। जो करेंट्स बन रहे हैं, एक बन रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है, फिर बन रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है, बहुत सुंदर लगती हैं लहरें इसीलिए देखने में, तो इन्हें वेव्स कहते हैं। द रिदमिक अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेव्स व्हेन द विंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर सरफेस। अब जब वाटर सरफेस पे विंड चलती है ना, हम अंदर ओशन के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उसके सरफेस की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पे हवा चलती है तो ये वेव्स फॉर्म होती हैं। द स्पीड ऑफ वेव डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द वेव्स। अब हवा कितनी तेज है, अगर हवा तेज चलेगी, बहुत ज़्यादा तेज चलेगी तो लहरें बड़ी बड़ी बनेंगी। अगर धीमी धीमी हवा चल रही है, बड़ी ब्रीज है कोई, तो धीमी धीमी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी लहरें बनती हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब आंधियाँ आती हैं, है ना, और तूफान आते हैं, तो ह्यूज वेव्स आर कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। तब बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं वेव्स। और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ओशियन वाटर डिस्प्लेस ड्यू टू अर्थक्वेक। इसके अलावा अर्थक्वेक होता है अगर, या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या अंडर वाटर स्लाइड, जैसे लैंड स्लाइड्स होते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, इसी तरीके से वाटर के अंदर भी स्लाइड होता है। तो उसके वक्त जो होता है, तब बहुत सारा जो ओशियन वाटर होता है वो यहाँ से वहाँ हो जाता है। वो तो हो गई, मान लीजिए वोल्केनो आया तो कितना पानी आग के अंदर चला जाएगा, है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो पानी गायब, और आसपास भी जहाँ लावा गिरेगा वहाँ भी पानी के कुछ पते नहीं होंगे, और कुल मिला के ओशियन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में भी यही होना है कि पूरा ओशियन डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो पानी था वो इधर का उधर कहीं ना कहीं हो जाएगा। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। और फिर इसके चलते क्या होते हैं, बहुत भयंकर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, इतनी बड़ी कि 5-5, 6-6 मंजिलों की जो वेव्स होती हैं, इतनी ऊंची ऊंची, उनको हम सुनामी कहते हैं। जैसे एक बार आया भी था साउथ इंडिया में, है ना, और कई देशों में तो ये आते रहते हैं सुनामीज़। ठीक है। तो ये होता है। कुल मिला के हम अगर ओशियनिक वेव्स की बात करें तो ओशियनिक वेव्स क्या होती हैं, बड़ी रिदमिक अप एंड डाउन्स होते हैं पानी के, जो कि वाटर सरफेस पे होते हैं। जब अच्छी हवा चल रही होती है, ब्रीज होती है, और कोई भी एबनॉर्मल वेव्स नहीं उठती हैं, उस वक्त वेव्स भी बड़ी अच्छी शांत रहती हैं। लेकिन अगर विंड, जो हवा चल रही है, उस पर ही डिपेंड करता है सब। अगर हवा तूफानी हो गई तो वेव्स भी लंबी चौड़ी होने लग जाएंगी। लेकिन अगर हवा इतनी ज़्यादा हो गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या तो फिर वोल्केनो फट गया, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया, तो पूरा ओशन डिस्टर्ब होता है, और फिर वेरी ह्यूज वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनको कि हम सुनामीज़ कहते हैं। उसके बाद सुनामीज़ आती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखना, बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, एक बार इसको रीड करोगे समझ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना। कल मिलेंगे, कल इस चैप्टर को आगे करेंगे, और आज आपको प्रीवियस चैप्टर की मैं PDF दे दूँगी। ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।